Okay, welcome back to classes. Welcome to our channel and welcome to chemistry. Today we will discuss very important, that is known as evaporation. Today we will discuss very important topic of chemistry, that is known as evaporation. One of the property of the liquid that is called evaporation. So the question, what is evaporation? लेकिन एवापोरेशन को डिफाइन करने से पहले ये याद रखिए, ये एक लिक्विड प्रॉपर्टी है, ये लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर की प्रॉपर्टी है, ये सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर की प्रॉपर्टी नहीं है, ये गैस स्टेट ऑफ मैटर की प्रॉपर्टी नहीं है, ये किस स्टेट ऑफ मैटर की प्रॉपर्टी है? लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर की. सो हाउ यू कैन डिफाइन व्हाट इज एवापोरेशन? वेरी सिंपल. द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड and to gas without external heat is known as evaporation. मतलब जब एक लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया जाए, जब एक लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन बाहर से हमने कोई हीट उस लिक्विड को नहीं देना जो हमने गैस में कन्वर्ट करना है. विदाउट एक्सटर्नल हीट जब एक लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए, इस प्रोसेस को एवापोरेशंस कहते हैं. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एवापोरेशन. फॉर एग्जांपल, वाटर इन लिक्विड कन्वर्टेड एंड वाटर इन गैस. So 40.7 kilojoule per mole. इसका मतलब ये हुआ कि अगर सपोज हमारे पास 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल है, 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स का मतलब है कि अगर सपोज हमारे पास 6.02 10 की पावर 23 वाटर मॉलिक्यूल है, तो उनको अगर हमने गैसेस में कन्वर्ट करना है सबको, तो उसके लिए 40.7 किलोजूल हीट की ज़रूरत होगी. ये हीट हमने नहीं देना 6.02 10 की पावर 23 वाटर मॉलिक्यूलों को. फिर कौन देगा? वाटर मॉलिक्यूल खुद इस हीट को जनरेट करेगा बाय कोलिजन्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, बाय मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, लेकिन हमने इसको बाहर से नहीं देना. देखिए, अगर आपने बाहर से दिया, हमने बाहर से दिया और वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हुआ, ये एवापोरेशन नहीं है. एवापोरेशन मैं नेक्स्ट बताऊंगा. एवापोरेशन इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब है कि इसने खुद ब खुद होना है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना है. तो क्वेश्चन दैट कि इसके लिए तो हीट की ज़रूरत है, तो ये खुद ब खुद कैसे होगा? बात आप लोगों की ठीक है. एवापोरेशन इज़ एंडोथर्मिक प्रोसेस, मतलब इसको हीट की ज़रूरत होती है. हीट के बगैर, एनर्जी के बगैर ये कन्वर्ट नहीं होता इनटू गैस. हाँ, लेकिन फिर किस तरह स्पॉन्टेनियस है? जब इसको हीट की ज़रूरत है तो जाहिर बात है बाहर से सप्लाई करना पड़ेगा. नो, एंडोथर्मिक है, इसमें कोई शक नहीं है कि एवापोरेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं है. एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब है ऐसे प्रोसेस जिसको हीट की ज़रूरत हो, जिसमें हीट गेन होता हो, उसको हम एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं. तो एवापोरेशन जब होता है, मतलब वाटर लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है, तो इसको हीट, इस वक्त हीट गेन होता है. सो दैट इज़ एंडोथर्मिक प्रोसेस. और याद रखिए, जितने एंडोथर्मिक प्रोसेस है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है.
नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब है विच कांट प्रोसीड इटसेल्फ, मतलब जो खुद बहुत नहीं होते। सारी बात है प्रोसेस में हीट की ज़रूरत है, हीट के बगैर वो प्रोसेस नहीं होता। तो सारी बात है बाहर से हीट सप्लाई करना होगा, तब उसको जब हीट मिले तब उसने होना है। तो इसका मतलब ये खुद बहुत नहीं होता है, इसको बाहर से एजेंट की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ऐसे प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस कहलाते हैं विच कांट प्रोसीड इटसेल्फ, जो खुद बहुत नहीं होते लेकिन उसको बाहर से हीट की ज़रूरत हो। सो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि जितनी भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब जिसमें हीट गेन होता है, मतलब जिसमें हीट की ज़रूरत होती है, वो सारे नॉन स्पॉन्टेनियस होने चाहिए। और होती भी ऑल एंडोथर्मिक प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, लेकिन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है दैट इज़ एवापोरेशन विच इज़ स्पॉन्टेनियस। देखिए ये एक्सेप्शनल केस है। जितने ये चीज़ मैं ज़रा लिखता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल एंडोथर्मिक प्रोसेस ऑल एंडोथर्मिक प्रोसेस। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। ठीक है, ठीक ठाक। जी जी। मैं तो अभी कॉलेज में हूँ, क्लासेस ले रहा हूँ ऑनलाइन। तो मैं 1 घंटे तक फारिग हो जाऊँगा। ऐसा जी 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 जी। तो मैं उससे कह देना ये उधर बाज़ार में रहे, मैं ज़रा 12 साढ़े 12 तक आ जाऊँगा उधर उनके पास। 12 तक मैं आ जाऊँगा उधर। जी जी, उधर मेरी क्लास भी हो रही है, तो मैं वो क्लास लूँगा तो फिर मैं बता दूँगा कि जी इधर ही आ जाए, उधर में। ठीक ठीक। तो जितनी भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ऑल एंडोथर्मिक प्रोसेस इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस एक्सेप्ट एवापोरेशन। जितने एंडोथर्मिक प्रोसेस है सारे नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, सिवाय एक प्रोसेस के जो एंडोथर्मिक है लेकिन स्पॉन्टेनियस है। बट क्वेश्चन दैट एंडोथर्मिक होती हुई ये स्पॉन्टेनियस कैसे हैं, एंडोथर्मिक होती हुई ये स्पॉन्टेनियस कैसे हैं। देखिए एंडोथर्मिक होती हुई ये स्पॉन्टेनियस इस तरह है क्योंकि इसने जो हीट लाना है वो खुद ही लाना है, हमने नहीं देना बाहर से हमने सप्लाई नहीं करना। मालिक्यूलों ने खुद ही, अगर इतने मालिक्यूल है तो इतना हीट उन्होंने एनर्जी उसने खुद ही लानी है। कैसे लाएंगे? बाय मोशन से या बाय कोलिजन से। मालिक्यूल एक दूसरे से जो कोलाइड होते हैं या मालिक्यूल जो मोशन करते हैं, तो मोशन और कोलिजन से क्या होता है, मोशन और कोलिजन से मालिक्यूलों में एनर्जी आ जाती है, हीट आ जाता है, और उसी एनर्जी उसी हीट से क्या होता है, मालिक्यूल एवापोरेट हो जाते हैं। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि एनर्जी तो चाहिए, दैट्स एंडोथर्मिक, लेकिन एनर्जी वो खुद ही लाते हैं मालिक्यूल, बाहर से हमसे डिमांड नहीं करता। सो इसी वजह से ये स्पॉन्टेनियस है। तो एवापोरेशन क्या होता है? जब लिक्विड स्टेट गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए विदाउट एक्सटर्नल हीट, इस प्रोसेस को एवापोरेशन कहते हैं। जब विदाउट एक्सटर्नल हीट है लेकिन उधर एवापोरेशन एंडोथर्मिक भी है, तो फिर हीट की तो ज़रूरत होगी। तो जब विदाउट एक्सटर्नल हीट है तो फिर कैसे होगा? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। लेकिन उन्होंने हीट बाहर से नहीं लाना है, उन्होंने जो है क्या करना है, हीट खुद ही लाना है, खुद ही प्रोड्यूस करेगा बाय मोशन से या बाय मालिक्यूलों की कोलिजन से। तो इसी वजह से एंडोथर्मिक तो है, हीट की तो ज़रूरत होगी, लेकिन स्पॉन्टेनियस हुआ, बाहर से नहीं आया। तो जैसे कि अगर सपोज हमारे पास 1 मोल ऑफ वाटर हो, मतलब 6.02 × 10⁻23 मालिक्यूल ऑफ वाटर हो, तो वो जब गैस में कन्वर्ट करने होते हैं तो उसको इतनी हीट की ज़रूरत होती है, दैट इज़ 40.7 कैलोजूल, और ये हीट मालिक्यूल्स खुद ही लाता है। सो इसी वजह से हम कहते हैं कि एवापोरेशन एंडोथर्मिक के साथ साथ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और ख़ुद कैसे लाता है?
बाय कोलिजन और बाय मोशन ऑफ मॉलिक्यूल से। लेकिन ये बात ज़रूर याद रखना कि जितनी भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है सिवाय एवापोरेशंस के, क्योंकि केमिस्ट्री में या साइंस में एक्सेप्शनल ज़्यादा है। एक्सेप्शनल तो जो एक्सेप्शनल है वो हमने याद करने हैं, एक्सेप्शंस के बगैर जो है केमिस्ट्री अधूरी है। तो हर सब्जेक्ट अधूरा है, केमिस्ट्री भी अधूरी है, तो एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। तो एवापोरेशन एक एक्सेप्शन केस है कि एंडोथर्मिक के साथ साथ स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि जितने भी एंडोथर्मिक होते हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। ये वाली बात समझ आ गई ना सबको? ओके, अब देखते हैं कि एवापोरेशन जो प्रोसेस है, एवापोरेशन उसका ज़रा एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। अगर आपसे कोई ये पूछे कि एवापोरेशन कौन सा प्रोसेस है, तो सबसे पहले हमने ये कहना है कि एवापोरेशन जो है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब है विच प्रोसीड इटसेल्फ, जो खुद बहुत होता हो। तो एवापोरेशन को किसी बाहर से किसी सोर्स की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद बहुत होता है, इसलिए हम इसको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। लेकिन दूसरे नंबर पे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के साथ साथ ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। लेकिन मैंने बताया ना कि जितने एंडोथर्मिक है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। फिर जब ये एंडोथर्मिक है तो स्पॉन्टेनियस कैसा है? ये एक एक्सेप्शनल केस है। वो इसलिए है क्योंकि मैंने रीज़न बताया, दोबारा बता दूंगा। ये एंडोथर्मिक है। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? प्रोसीड इटसेल्फ, जो खुद बहुत होता हो। एंडोथर्मिक का क्या मतलब है? जिसमें हीट गेन होता हो। एंडोथर्मिक का मतलब जिसमें हीट एनर्जी गेन होता हो, दैट इज़ एंडोथर्मिक प्रोसेस। देखिए, हीट कहाँ से ये गेन करते हैं? आया एक्सटर्नल सोर्स से? अगर एक्सटर्नल सोर्स से ये गेन करता फिर ये स्पॉन्टेनियस ना होता, फिर इसको एवापोरेशन भी ना कहते, क्योंकि एवापोरेशन का मतलब है विदाउट एक्सटर्नल सोर्स। फिर इसमें एनर्जी कहाँ से आ जाती है? जैसे कि मैंने आपको अभी बोला कि अगर 6.02 10⁻23 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हो तो उसको 40.7 कैलोजूल एनर्जी चाहिए तो फॉर एवापोरेशन। तो वो कहाँ से आता है? देखिए, वाटर की जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें एबिलिटी ऑफ मोशंस है, उसमें एबिलिटी ऑफ कोलिजन्स है। सो ड्यू टू एबिलिटी ऑफ मोशन एंड ड्यू टू एबिलिटी ऑफ मोशन इसमें एनर्जी आती है, और वही एनर्जी जो है ब्रेक द फोर्सेस, इनके दरमियान जो IMF है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो ब्रेक करती है और इसी तरह वाटर मॉलिक्यूल एवापोरेट हो जाता है। तो इसी वजह से हम इसको स्पॉन्टेनियस कहते हैं, क्योंकि हीट का डिमांड बाहर से नहीं करता बल्कि हीट खुद ही लाता है मॉलिक्यूल। कैसे? बाय मोशन एंड कोलिजन से, और उन्हीं हीट से फिर फोर्सेस ब्रेक करके एवापोरेट हो जाते हैं। तो इसी वजह से ये एंडोथर्मिक भी हुआ, लेकिन एंडोथर्मिक के साथ साथ ये स्पॉन्टेनियस भी हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम, क्या हाल है सर? ठीक है। हाँ, मैंने आपको बताना था। मैंने कहा सर अगर कोई है उधर आपके पास तो बाइक पे ज़रा इधर जो है ना वो, चूँकि पता नहीं है। आवाज़ आ रही है अभी? जी, आवाज़ आ रही है। अच्छा, मैंने कहा वो सर अगर कोई बंदा है ना उसको ज़रा ड्रॉप अगर कर दे इधर कॉलेज तक बाइक पे, किसी को अगर। अच्छा, तो उसको फिर कह दे बाहर आ जाए ना रोड पे, कोई रक्षा वगैरह होगा या फिर पैदल आ जाए, इस तरह डायरेक्ट से उनको बता दे। जी ठीक। ओके, सो इसी वजह से एनर्जी चूँकि इसमें गेन हो गई और वो एनर्जी इन्होंने खुद ही लाई, इसी वजह से हम इसको एंडोथर्मिक कहते हैं, बिकॉज एनर्जी गेन हो गई और उन्होंने खुद ही लाई। सो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसके अलावा तीसरे नंबर पे एक तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, दूसरा एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तीसरा ये सरफेस प्रोसेस है।
दैट इज सरफेस फिनोमेना। सरफेस फिनोमेना किस तरह ये सरफेस फिनोमेना है ज़रा देखें। देखिए सपोज़ यहाँ से अगर मॉलिक्यूल ने लिक्विड से एवापोरेट होना है गैस में, तो ये यहाँ से डायरेक्ट नहीं आ सकता, बल्कि जो भी मॉलिक्यूल बाहर गैस में जाएगा, लिक्विड से फरार होके बाहर जाएगा, तो वो मॉलिक्यूल पहले लिक्विड के सरफेस पे आएगा, फिर वहाँ से ये उड़ेगा। कोई भी मॉलिक्यूल एंटायर लिक्विड से नहीं उड़ सकता। ज़रा फोकस कर दें। एवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। इसका मतलब क्या है कि किसी भी मॉलिक्यूल ने अगर गैस में कन्वर्ट होना है, वो पहले लिक्विड के सरफेस पे आएगा, देन सरफेस से उड़ेगा। मतलब यहाँ से डायरेक्ट नहीं उड़ सकता, पहले सरफेस पे आएगा, सरफेस से आने के बाद उड़ेगा। सो इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं कि एवापोरेशन जो है दैट इज़ अ सरफेस फिनोमेना। और इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, that is a spontaneous process, that is an endothermic process, that is a surface process, and that is cooling process. evaporation जो है ये एक कूलिंग प्रोसेस है। मतलब जहाँ से एवापोरेशंस होगी वहाँ ठंडक पैदा होती है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में आता है कि वाई एवापोरेशन इज कॉल्ड कूलिंग प्रोसेस। देखिए पहले हम सीखते हैं कूलिंग क्या होता है। कूलिंग ठंडक को कहते हैं। ठंडक का मतलब क्या है? लो एनर्जी। मतलब जहाँ से एनर्जी क्या हो जाए, जिस जगह पे एनर्जी कम हो जाए, सो दैट इज़ कूल। हम कह सकते हैं वो चीज़ जो है ना वो ठंडा हो गया। देखिए ना, जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा हो जाए हम कहेंगे चीज़ गर्म हो गया, जहाँ पे एनर्जी कम हो जाए सो हम कहेंगे चीज़ ठंडा हो गया। तो कूलिंग प्रोसेस एवापोरेशन को इसलिए कहते हैं कि जहाँ से एवापोरेशन होता है, जहाँ से भी एवापोरेशंस होता है, सपोज़ अगर लिक्विड आपके हाथ में है और आपके हाथ से वो लिक्विड एवापोरेट होता है तो आपका हाथ ठंडा होगा। अगर सपोज़ लिक्विड किसी कंटेनर में है, बीकर में है, मटके में है और वहाँ से लिक्विड ने एवापोरेट होना है तो वो कंटेनर जो है, वो जो बीकर है वो ठंडा होगा। अगर सपोज़ लिक्विड आपके बॉडी के सरफेस पे है और आपकी बॉडी के सरफेस से वो लिक्विड एवापोरेट हो रहा है तो फिर आपकी बॉडी जो है वो ठंडा होगी। नहाने के बाद अगर आप पंखे के नीचे बैठ जाए तो आप कूलिंग फील करते हैं और दैट इज एवापोरेशन। तो कहने का मेरा मतलब है कि जहाँ से एवापोरेशंस होगा वो चीज़ ठंडी होगी। सो दैट्स एवापोरेशन इज कूलिंग प्रोसेस। बट रीज़न क्या है, क्यों होगा? इधर देखिए, सपोज़ देखिए बाहर से तो एनर्जी ने आना नहीं है, एनर्जी मॉलिक्यूलों ने खुद ही लाना है फॉर एवापोरेशन। सपोज़ ये मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड है, अगर ये एवापोरेट होना चाहते हैं तो बाहर से तो एनर्जी आएगी नहीं। देखिए एनर्जी ज़रूरी है बिकॉज इट्स एंडोथर्मिक प्रोसेस। जब तक मॉलिक्यूलों के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक नहीं है तब तक वो एवापोरेट नहीं हो सकता। अब फॉर एग्जांपल इन्हीं मॉलिक्यूलों ने एवापोरेट होना है तो सारी बात है अपने फोर्सेस ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे? एनर्जी से करेंगे। एनर्जी बाहर से तो आनी नहीं है तो मॉलिक्यूलों ने खुद लानी है। तो कैसे लानी है? बाय मोशन एंड कोलिजन से। तो जो मॉलिक्यूल बाय मोशन एंड कोलिजन से ठीक ठाक एनर्जी लेके आया अपने में, सो ये मॉलिक्यूल्स कहलाएगा हायर काइनेटिक एनर्जी। फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। फिर जिस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है वही मॉलिक्यूल सरफेस पे आके वहाँ से एस्केप हो जाता है। तो जिनकी मॉलिक्यूलों की एनर्जी अभी नहीं आई है ड्यू टू मोशन एंड कोलिजन्स, वो लो काइनेटिक एनर्जी कहलाते हैं। लेकिन जिनकी एनर्जी आई है वो हाई काइनेटिक एनर्जी कहलाते हैं। हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से जाहिर बात है इस लिक्विड की एनर्जी भी ज़्यादा होगी, ये चीज़ ठंडा नहीं होगा। लेकिन आपको पता है कि जो ही मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है वही मॉलिक्यूल उस लिक्विड से एस्केप हो जाता है, वही मॉलिक्यूल लिक्विड से एवापोरेट हो जाता है, एस्केप हो जाता है। तो सारी बात है जब मॉलिक्यूल एस्केप होगा हायर काइनेटिक एनर्जी वाला तो वो अपने साथ एनर्जी भी लेके जाएगा। तो कौन से मॉलिक्यूल यहाँ पे रह गए? लो काइनेटिक एनर्जी वाले। और लो काइनेटिक एनर्जी की एनर्जी क्या है? कम है। सो जिस चीज़ की एनर्जी कम हो दैट इज़ व्हाट? कूल। सो बकाया जो लिक्विड है वो ठंडा होगा। तो वाई एवापोरेशन इज कूलिंग प्रोसेस? क्योंकि एवापोरेशन में जब हायर काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल एस्केप हो जाए और लोअर काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल रह जाए, हायर काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल एस्केप एंड लो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल रह जाए, तो इसी से जो एनर्जी है ओवरऑल वो कम हो जाएगी। ओवरऑल एनर्जी कम होने से मॉलिक्यूल्स क्या होगा?
जो लिक्विड है वो ठंडा होगा। सो दैट्स वाई वी से कि एवापोरेशन जो है दैट इज़ कूलिंग प्रोसेस। जोर दे दे थोड़ा सा। बाकी किधर है? बाकी नहीं है। अच्छा, सो दैट्स वाई एवापोरेशंस को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। किधर है बाकी?